दीदी बाहर कोई महिला बेहोश पड़ी है, उनका क्या करें? विद्या नाम की सेविका ने सुनिधि से कहा, जो अपनी कुर्सी पर बैठी मेज पर पड़ी फाइलों को एक एक करके ध्यान से देख रही थी। करीब 8 साल सुनिधि ने आनंद आश्रम का कार्यभार संभाला था। दरअसल आनंद आश्रम एक वृद्ध आश्रम था, जहां वृद्धा रोते हुए तो आते थे, फिर कुछ ही दिनों अपना रोना भूलकर हंसने लगते थे। सुनिधि यहाँ पर आने वाले सभी महिला पुरुष से इतनी हिलमिल गई थी कि किसी को उसमें अपनी बेटी नजर आती तो किसी को अपनी माँ। इस समय वे फाइलों में सप्ताह भर के मील प्लान और अन्य कार्यक्रमों को पढ़ रही थी कि तभी विद्या ने आकर आश्रम के मुख्य द्वार पर एक वृद्धा के बेहोश होने की सूचना दी। सुनिधि विद्या को साथ लेकर गई तो देखा कि वृद्धा का चेहरा उसके आंचल से ढका हुआ था। विद्या ने चेहरे पर से आंचल हटाया तो सुनिधि चौंक पड़ी। विद्या ने मुंह पर पानी के छींटे दिए तो वे होश में आई और सुनिधि को देखकर वह भी चौंक पड़ी। फिर उसने अपनी नज़रें झुका ली। शायद सुनिधि से आंखें मिलाने की हिम्मत उसमें ना थी। सुनिधि ने विद्या को कहा कि रूम नंबर 12 का एक बेड खाली है, इन्हें वहीं ले जाओ, पानी पिला देना, मैं अभी आती हूँ, कहकर वह ऑफिस में चली गई। अचानक उस वृद्धा को देखकर ना जाने क्यों उसका मन बेचैन हो उठा था। कुर्सी के सिरहाने पर उसने अपना सिर टिकाया और आंखें मूंदी तो अतीत के पन्ने परत दर परत खुलते चले गए। सुनिधि के पिता एक स्कूल में हेडमास्टर थे, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी पढ़ाते थे, तो भला अपनी मातृहीन बेटी को संस्कार कैसे ना देते। इंटर के बाद वह आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिता ने अपने गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए उसका विवाह कर देना ही उचित समझा। बेटी को ही कहा कि किस्मत के खेल को कौन जान पाया है, क्या पता आगे की पढ़ाई तू अपने ससुराल में रहकर पूरी कर ले। उसने अपने मन को समझा लिया और भगवती बुआ के बताए रिश्ते को उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। ससुराल के पुश्तैनी हवेली में 3 प्राणी ही थे, उसके अलावा पति और सास। सास को अपनी बहू से कम 3 बच्चे की उम्मीद तो थी, जो खेती बाड़ी देखता और वंश को भी बढ़ाता। पति और सास का पूरा प्यार उसे मिल रहा था। साल भर बाद सास ने उसे कहा, तुमसे 3 महीने बाद रंजितवा के ब्याह हुआ था, अभी ही पेट इतना निकल आया है जैसे जुड़वा हो, और एक तुम हो। वह चुपचाप सुनती रही। 6 महीने बाद तो उसकी सास हर आने जाने से कहने लगी, इसके बाप ने मुझे खोटा सिक्का देकर ठग लिया है। अपने पिता के लिए ऐसे अपशब्द उसके कानों में पिघले शीशे के समान लगते। उसने पति से कहा, क्यों ना हम चलकर एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लें, मेरे में कोई कमी होगी तो मैं इलाज करवा लूँगी, और आप में हुई तो कोई कमी वमी नहीं है हम में, और ये डॉक्टर वॉक्टर का भूत अपने सिर से उतार लो, तुम्हारी किस्मत में बच्चा लिखा होगा तो हो जाएगा। सुनिधि का पति भड़क उठा था। 2 साल बीतने के बाद भी उसकी गोद सूनी रही तो सास ने उसे बांझ कहना शुरू कर दिया। उसे दुख होता, पति से कहती तो वह उसी पर झल्लाने लगता। एक दिन सुनिधि की फुफेरी सास आई हुई थी। उसकी सास के सामने फला के पोता हुआ तो फलाने की नाती हुआ जैसे 10 उदाहरण पेश करती हुई बोली कि भौजी आप इसकी छुट्टी करके दूसरे काहे नहीं ले आती, मेरी ननद की बेटी है, मेरी छोट गोतनी देवरानी की भतीजी भी बहुत सुंदर है, और बस समझ गई, इसे बाप के घर बेचकर फिर बुलाएंगे ही नहीं। सास की बात सुनकर सुनिधि डर गई। अपनी सास के बारे में वह अच्छी तरह से जानती थी कि वो जो सोच लेती है पूरा करके ही दम लेती है। यही हुआ भी। उसे जबरन मायके भेजा जाने लगा। उसने जाने से इनकार किया तो उसे बांझ बंजर जमीन कहकर अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। सुनिधि के पिता अस्वस्थ तो थे ही, बेटी की स्थिति देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा और एक दिन ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। पिता की छाती पर सिर रखकर वह बहुत रोई थी। फिर हिम्मत जुटाकर ससुराल गई, लेकिन अब वहाँ
उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी सास अपने बेटे के लिए दूसरी पत्नी ले आई थी। किस्मत का खेल उसे समझ नहीं आ रहा था। सास के पैर पकड़कर वह रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसकी सास ने एक ना सुनी थी। और आज वही सास आनंद आश्रम के द्वार पर ऐसी हालत में, दीदी वह वृद्ध औरत आपसे मिलने की जिद कर रही है। विद्या की बात सुनकर वह वर्तमान में लौटी, बोली, अच्छा भेज दो यहाँ। वृद्धा ने सुनिधि के कमरे की साज सज्जा पर एक नज़र दौड़ाई और उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया। हाय राम, मेरी तो मति ही मरा गई, जो हीरे को पत्थर समझकर बाहर फेंक दिया। और माँ जी चुप हो जाइए और पूरी बात बताइए कि आप इस हाल में कैसे। वृद्धा के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर उन्हें शांत कराते हुए सुनिधि ने पूछा, क्या बताऊं, तेरी उस फुआ सास ने मुझे झांसा देकर अपने एक रिश्तेदार की सन की बेटी को मेरे बेटे के गले बांध दिया। कुछ दिनों तक मीठा मीठा बोलकर उसने मेरे बेटे से साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम लिखवा लिया। फिर बेटे पर नामर्दी का इल्ज़ाम लगाकर उसे बहुत प्रताड़ित किया। उस कलमुही ने, बेटे ने आत्महत्या कर ली तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। कहते हुए वह रोने लगी। सुनिधि ने उन्हें पानी का गिलास दिया तो पानी पीकर बोली, बहू तू ना मुझे अपने पास रख ले, मैं तेरा सब काम, इसे किस्मत का खेल ही तो कहेंगे। सास ने कल जिस बहू को अपमानित करके घर से निकाल दिया था, आज उसी से अपने रहने के लिए मिन्नतें कर रही थी। जी, सुनिधि कुछ कहती उससे पहले ही वृद्धा पूछ बैठी, अच्छा ये तो बता कि तू यहाँ कैसे। वो अपने घर से निकाली हुई औरत का कोई ठौर तो होता नहीं। एक लंबी सांस लेकर वह फिर बोली, 2 दिनों तक भूखी प्यासी दर बदर भटकने के बाद मैं एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई थी। गाड़ी में इस आनंद आश्रय का संस्थापक बैठे हुए थे। वो मुझे यहाँ लेकर आ गए और तभी डॉक्टर संदीप आ गए और सुनिधि से बोले, मैंने बेड नंबर 3 और 5 को देख लिया है, दोनों का बीपी अब एकदम नॉर्मल है। तुम घर साथ चलोगी या? जी चलती हूँ। माँ जी, ये डॉक्टर संदीप है, इस आश्रय के संस्थापक के बेटे और मेरे नमस्ते। हम इनकी हाथ से सुनिधि को निकलते देख वृद्धा ने पासा फेंकना चाहा, लेकिन संदीप तपाक से बोले, जानता हूँ आप आराम से यहाँ रहिए। तभी मम्मी कहते हुए 5 साल का मनु आकर सुनिधि से लिपट गया। वृद्धा हतप्रभ थी, सोचने लगी, बांझ कौन है, एक बच्चे की माँ जिसे मैंने बंजर ज़मीन कहकर ठुकरा दिया, या फिर वो स्वयं जो किस्मत से एक बेटे की माँ तो बनी लेकिन फिर उसकी गोद सूनी हो गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।